Welcome in lecture 3 on nozzle. In this lecture, we will study Mach number, variation of fluid velocity with flow area and effect of Mach number. So before going to start the Mach number, पहले समझते हैं कि Mach number की जरूरत क्यों पड़ी. Figure shows the convergent divergent nozzle and this is the throat of the nozzle. अब हम ट्राई करते हैं डिफरेंट पैरामीटर को प्लॉट करने की अलोंग द लेंथ ऑफ द नोजल ऑन वेलोसिटी प्रेशर डायग्राम. हम जानते हैं कि नोजल वेलोसिटी को इंक्रीज करती है और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है. तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू प्लॉट द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द नोजल. सो वेलोसिटी विल इंक्रीज अलोंग द लेंथ ऑफ द नोजल. तो जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा नोजल के थ्रू वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती जाएगी. तो वेलोसिटी यहाँ पर शो हो रही है ग्रीन कलर की लाइन से. तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है उसका प्रेशर वैसे वैसे कम होते जा रहा है. तो नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर डिक्रीज करता है. अब प्लॉट करते हैं नोजल का एरिया अलोंग द लेंथ. तो एरिया हम शो करेंगे ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन से. तो पहले एरिया डिक्रीज हो रहा है और थ्रॉट में मिनिमम हो जा रहा है और उसके बाद एरिया फिर से इंक्रीज कर रहा है फॉर डाइवर्जेंट सेक्शन. तो फॉर द कन्वर्जेंट सेक्शन इट इज डिक्रीजिंग एंड फॉर द डाइवर्जेंट सेक्शन इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज मिनिमम एट थ्रॉट. अगर इस नोजल का एरिया कन्वर्जेंट सेक्शन में थ्रॉट के बाद भी डिक्रीज करते रहता तो वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होती, वो क्या हो जाती, डिक्रीज करना शुरू कर जाती. इसीलिए हम मिनिमम एरिया पे पहुंचकर डाइवर्जेंट सेक्शन को जोड़ते हैं जिससे एरिया फिर से बढ़ने लगता है और साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ने लगती है. अब बात करते हैं टेम्परेचर की जो शो होगा ब्लू कलर की लाइन से. हम जानते हैं कि नोजल एक एक्सपेंशन डिवाइस है. तो जब भी एक्सपेंशन होगा उसकी एंथैल्पी डिक्रीज करेगी और जब एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी साथ साथ डिक्रीज करेगा. तो टेम्परेचर भी साथ साथ डिक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे नोजल में फ्लूइड आगे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. इसी तरीके से जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी भी फ्लो के साथ साथ डिक्रीज करती चली जाएगी. सो फॉर दिस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल और फ्लो पैसेज द वेलोसिटी इज इंक्रीज, प्रेशर इज डिक्रीज एंड टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर ऑल्सो डिक्रीज. क्योंकि फॉर अ गिवन फ्लूइड फ्लो कंडीशन ये नोजल अपने परफेक्ट शेप में है. परफेक्ट शेप में है मतलब अगर ये कन्वर्जेंट सेक्शन थोड़ा सा और ज्यादा कन्वर्ज होता, थोड़ा सा एरिया और कम हो जाता थ्रॉट के बाद, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज करना शुरू हो जाती. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी शेप का फ्लो पैसेज को हम नोजल नहीं कह सकते. नोजल होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है. उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, उसका प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए और उसका टेम्परेचर और डेंसिटी भी डिक्रीज करनी चाहिए. अब इतने सारे पैरामीटर है. अब ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एरिया पे. तो कोई नोजल डिफरेंट कंडीशन पे कैसे बिहेव करेगी इसको हम मैक नंबर की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो मैक नंबर शो हो रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन से. तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मैक नंबर भी इंक्रीज करेगा. अब ये चीज आप अच्छे से समझ लें कि वेलोसिटी बढ़ रही है और साथ साथ मैक नंबर भी बढ़ रहा है. लेकिन मैक नंबर की एक फिक्स वैल्यू के बाद अगर मैक नंबर और बढ़ता है तो नोजल का शेप चेंज हो जाएगा. तो इस चीज को हम आगे देखेंगे कि वो फिक्स वैल्यू क्या है मैक नंबर की जिसके बाद नोजल का शेप चेंज होना चाहिए. यानी कि कन्वर्जेंट सेक्शन के बाद डाइवर्जेंट सेक्शन कब ऐड होना चाहिए. अब समझते हैं व्हाट इज मैक नंबर. अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इज द मैक नंबर. तो जब भी हम कंप्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं मैक नंबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैक नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सेम फ्लूइड एट द सेम स्टेट. इसका मतलब मैक नंबर रेशियो है फ्लूइड वेलोसिटी और साउंड वेलोसिटी का. मैथमेटिकली मैक नंबर इज डिफाइंड एज C by A, where C is the velocity of the fluid and A is the velocity of sound. On the basis of Mach number के आधार पर फ्लूइड फ्लो को 3 फ्लो रिजिम्स में बांटा जा सकता है. पहली फ्लो रिजिम्स है सबसोनिक फ्लो. ये तब अकर होती है जब मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम हो. दूसरी फ्लो रिजिम्स है सोनिक फ्लो. ये तब होती है जब मैक नंबर की वैल्यू 1 के बराबर हो.
और तीसरी और लास्ट फ्लो रीजन है सुपरसोनिक फ्लो। ये तब होती है जब मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो हमने देखा कि 3 तरह के फ्लूइड फ्लो हो सकते हैं, सबसोनिक, सोनिक और सुपरसोनिक। सबसोनिक के लिए मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम है, तो इट इज ऑब्वियस दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बराबर हो जाएगा साउंड की वेलोसिटी के, तो मैक नंबर 1 हो जाएगा और सोनिक फ्लो अकर होगा। और अगर फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है साउंड की वेलोसिटी से, तो सुपरसोनिक फ्लो होगा। The next topic is variation of fluid velocity with flow area. So we are considering the mass balance for steady flow process. So since the process is steady flow, it means that there is no accumulation of mass. It means the mass flow rate remain constant. So m dot, which is the mass flow rate, is equal to rho a c, which is constant, where rho is the density, a is the area, and c is the velocity of the fluid, which is constant for flow through nozzle. तो अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे तो हमको मिलेगा ln m dot equals to ln rho a c. So from the mathematical log we can write this term is like that, ln rho plus ln a plus ln c. अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो हमको मिलेगा rho by del rho plus a by del a plus c by del c. Since the value of m dot is constant, so its differentiation will become 0 and we will get rho by del rho plus a by del a plus c by del c equals to 0. So this is our equation number 1. Now apply the energy balance for the nozzle. So we know the steady flow energy equation for the nozzle. H1 plus half C1 square is equal to H2 plus half C2 square. It means we can write this like that, H plus half C square is equal to constant. तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, so we have this equation del H plus C del C equals to 0. So this is our equation number 2. Now let's take the TDS equation, and this is the thermodynamic relation. TDS equals to del H minus V del P, where T is the temperature, S is the entropy, H is the enthalpy, V is the specific volume, and P is the pressure. Since the flow through a nozzle is an isentropic flow, so for that the change in the entropy is 0. So we can write this equation like that, 0 equals to del H minus V del P. It means del H is equal to V del P, or we can write it like that, V del P equals to del P upon rho. So this is the specific volume and we can write it as 1 by rho. So this is our equation number 3. Now put the value of del H from the equation number 3 and put this value into the equation number 2. So we put the value of del H, which is del P upon rho, in this equation number 2, and we will get del P by rho plus C dot del C equals to 0, and this is our equation number 4. From the equation number 1 and 4, so this is our equation number 4 and this is our equation number 1. So from this equation number 1 and 4 we will get del A by A equals to del P by rho multiply in bracket 1 by C square minus del rho by del P. So we have this equation, and the value of del rho by del P for a isentropic flow is equal to 1 by A square. So the value of del rho by del P for isentropic flow is equal to 1 by A square. And we know the flow through a nozzle is an isentropic process, so entropy will remain constant. So we can write del rho by del P equals to 1 by A square, where A is the velocity of sound. So by putting the value, we will get this equation, del A by A equals to del P by rho multiply 1 by C square minus 1 by A square. If we take common 1 by C square, we will get this equation. So we will get del A by A equals to del P by rho C square multiply in bracket 1 minus C square by A square. And we know Mach number is C by A.
So if we write this equation in terms of Mach number, we can write like that: del A by A equals to del P by rho C square multiply in bracket 1 minus MA square. So this is the square of Mach number, which is Mach number is C by A. So we have got this equation del A by A equals to del P by rho C square in bracket 1 minus MA square. This equation is very important equation for the nozzle. In this equation, the value of A, rho and C are the positive quantity. So area is always positive and the density is always positive and the velocity is always positive. So these are the positive quantities. So if our flow is subsonic flow, our Mach number will be less than 1. तो Mach number का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो Mach number 1 से कम होगा और उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. जैसे अगर मान लीजिए हमारा Mach number है 0.5 और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0.25. अगर Mach number है 0.6, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0.36. तो जो ये क्वांटिटी है 1 माइनस MA स्क्वायर, ये भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो हमने देखा इस वाली इक्वेशन में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. अब बचा क्या? डेल ए और डेल पी. अगर डेल ए नेगेटिव है तो डेल पी भी नेगेटिव होगा. अगर डेल ए पॉजिटिव है तो डेल पी भी पॉजिटिव होगा. सो फॉर नोजल व्हेन एरिया इज डिक्रीज, अगर एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो डी ए क्या होगा? नेगेटिव होगा. इट मींस डी ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1. तो अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो A2 की वैल्यू कम होगी और A2 माइनस A1 हमेशा नेगेटिव होगा. और अगर DA की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो DP की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. देन द प्रेशर विल हैव नेगेटिव साइन एंड प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज. तो अगर जब एरिया डिक्रीज करता है तो प्रेशर भी डिक्रीज करता है. किसके लिए? सबसोनिक फ्लो के लिए, जब Mach नंबर की वैल्यू 1 से कम हो. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है यहाँ पे सामने इस वाले रिलेशन से. फॉर सबसोनिक फ्लो अगर एरिया डिक्रीज करता है तो प्रेशर भी डिक्रीज करता है और जब प्रेशर डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है. तो कोई भी नोजल जो कन्वर्जेंट है, अगर उसमें Mach नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तो हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा. इसी तरीके से हम अगर ये देखें कि अगर एरिया इंक्रीज कर रहा होता तो डीए का पॉजिटिव साइन होता और प्रेशर का भी पॉजिटिव साइन होता, तो प्रेशर क्या होता? इंक्रीज करता और जब प्रेशर इंक्रीज करता तो वेलोसिटी डिक्रीज करती. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. सो हमारे पास ये रिलेशन है. अब देखते हैं कि ये सुपरसोनिक फ्लो के लिए क्या प्रेडिक्ट करता है. फॉर सुपरसोनिक फ्लो द वैल्यू ऑफ Mach नंबर इज ग्रेटर देन 1. तो Mach नंबर का स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा और जब हम वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस MA स्क्वायर की तो वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पॉजिटिव थी, ये वैल्यू पॉजिटिव थी, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है. तो इट मींस जब DA की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो DP की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो पाएंगे. या फिर जब DA की वैल्यू नेगेटिव होगी तो DP की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. सो फॉर नोजल व्हेन एरिया इज इंक्रीज, तो जब भी एरिया बढ़ेगा तो DA A2 माइनस A1, A2 क्या होगा? ज्यादा होगा A1 से, तो A2 माइनस A1 हमेशा पॉजिटिव होगा. तो DA हैज पॉजिटिव साइन और जब अगर DA का पॉजिटिव साइन है तो DP का हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव साइन, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव तभी पॉजिटिव होंगे. तो DP का क्या होना चाहिए? देन DP मस्ट हैव नेगेटिव साइन. इट मींस द एरिया इज इंक्रीजिंग बट द प्रेशर इज डिक्रीज, एंड व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज वेलोसिटी विल इंक्रीज. नोजल में एरिया कब इंक्रीज करता है? फॉर डायवर्जेंट सेक्शन. तो जब भी सुपरसोनिक फ्लो होगा तो जो नोजल का शेप है वो हमेशा डायवर्जेंट होना चाहिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ Mach number. We have also seen the importance of the Mach number in the previous topic. So let's discuss the effect of Mach number. Figure shows the subsonic nozzle. It means the Mach number is less than 1. Flow through this nozzle is always subsonic for entire length of the nozzle. जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा था, जब एरिया डिक्रीज करता है
तो फॉर अ सबसोनिक फ्लो प्रेशर भी साथ में डिक्रीज करता है, और जब प्रेशर डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो उसके साथ साथ मैक नंबर भी इंक्रीज करेगा। तो जब नोजल में एक्सपेंशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और इस एक्सपेंशन में जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो इंक्रीज कर रही है क्योंकि एंथैल्पी का रिडक्शन हो रहा है, और जब एंथैल्पी का रिडक्शन होगा तो टेम्परेचर भी साथ में डिक्रीज करेगा, और इसी तरीके से डेंसिटी भी डिक्रीज करती है। जो दूसरा फिगर है वो दिखा रहा है सुपरसोनिक नोजल। इट मींस द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि जब मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है सुपरसोनिक फ्लो के लिए, तो जब एरिया इंक्रीज करता है तो फ्लो का प्रेशर डिक्रीज करता है, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, साथ साथ मैक नंबर भी इंक्रीज करेगा। सिंस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट मींस टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंड विद द टेम्परेचर डेंसिटी इज आल्सो डिक्रीज। तो हमने यहाँ पर कन्वर्जेंट नोजल और डाइवर्जेंट नोजल दोनों देखी। कन्वर्जेंट नोजल कब यूज होती है? जब फ्लो क्या हो सबसोनिक, और डाइवर्जेंट नोजल कब यूज होती है? जब फ्लो क्या हो सुपरसोनिक। इसी तरीके से अब हम डिफ्यूजर देखेंगे। तो पहला है सबसोनिक डिफ्यूजर का, जब मैक नंबर 1 से कम होता है। तो डिफ्यूजर में जब एरिया इंक्रीज करता है तो प्रेशर भी इंक्रीज करता है और वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी के साथ साथ मैक नंबर भी डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर और डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। और सुपरसोनिक डिफ्यूजर के लिए एरिया रिड्यूस करता है, बट एरिया रिडक्शन के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और साथ ही मैक नंबर भी डिक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और साथ ही डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो किसी भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, बट जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है उसका मैक नंबर भी इंक्रीज करता है। तो जब तक उसका मैक नंबर 1 से कम है, यानी कि फ्लो क्या है सबसोनिक, तब तक हमारा जो सेक्शन होना चाहिए वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। सो फॉर दिस सेक्शन द मैक नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1। और जैसे ही फ्लूइड उसके थ्रॉट मिनिमम एरिया पे पहुंचता है उसका मैक नंबर होता है 1। और अगर फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसका मैक नंबर भी इंक्रीज करेगा और फ्लूइड पहुंच जाएगा अपने सुपरसोनिक रीजन में। और सुपरसोनिक रीजन के लिए मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो जो ये फ्लो पैसेज का एरिया इंक्रीज करना चाहिए। सो जनरली नोजल इज फ्लो पैसेज whose क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज इन द फ्लो डायरेक्शन। तो जनरली लोग यही सोचते हैं कि नोजल का एरिया हमेशा डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। However, the highest velocity to which a fluid can be accelerate in a converging nozzle is limited to a sonic velocity, which is Mach number is less than 1, which occur at the throat of the nozzle. तो अगर सेक्शन सिर्फ कन्वर्जेंट है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो थ्रॉट पे मिलेगी और वो वहां पर मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। Accelerating a fluid to supersonic velocity, which is Mach number is greater than 1, can be accomplished only by attaching a diverging flow section to the subsonic nozzle at the throat. तो अगर हम उसके बाद उसको फर्दर एक्सेलरेट करना चाहते हैं इन अ सुपरसोनिक वेलोसिटी तो हमको एक वहां पर डाइवर्जेंट सेक्शन अटैच करना पड़ेगा। द रिजल्टिंग कंबाइंड फ्लो सेक्शन इन अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल which is standard equipment in supersonic aircraft and rocket propulsion। तो जनरली जो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल होती है ये जनरली कहाँ यूज होती है? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट या फिर रॉकेट प्रोपल्शन में। इन ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वी यूज ओनली कन्वर्जेंट टाइप nozzles because in that application the velocity of the fluid does not cross the sonic velocity. So this is all for this lecture. Thank you.